Hello everyone, we are discussing about the vector form of Coulomb law. In this lecture, Coulomb law का जो vector form है वो हम discuss करेंगे. Vector का मतलब क्या होता है यहाँ पर? What do you mean by vector? Vector का मतलब होता है वो quantity जिसका magnitude भी है, okay, जिसका magnitude भी है and plus जिसका direction भी है. ओके जिसका मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन होता है. अब इस फॉर्म में, इस वेक्टर फॉर्म में हम जो फोर्स है उसकी डायरेक्शन भी पता लगाएंगे कि फोर्स की जो डायरेक्शन है वो क्या है. ओके उसकी डायरेक्शन किस डायरेक्शन में वो फोर्स एक्सर्ट हो रही है. तो इस वाले फॉर्म में हम वही डिस्कस करेंगे. लास्ट में हमें क्या फाइंड आउट करना है, जो फोर्स एक्ट हो रही है चार्ज पर उसका एक्सप्रेशन हमें वेक्टर फॉर्म में फाइंड आउट करना है. सो नाउ यहाँ पर आपका ये बना हुआ है यहाँ पर फिगर, ये आपको बनाना आना चाहिए. तो फर्स्टली हम इसको बनाए कि किस तरह से हो रहा है ये. फर्स्टली हमने ओरिजिन लेना है. ओके यहाँ पर सपोज करिए दिस इज़ योर ओरिजिन. ओके अब टू चार्जेस हमें लेना है. हम सपोज, वैसे तो कोई भी चार्जेस आप ले सकते हो. सपोज वी हैव टू ऑपोजिट चार्जेस. सपोज we have two opposite charges and ये opposite charges, let us say I am saying this is your Q1 charge, another is your Q2 charge. और जो ये opposite charges है तो क्या करेंगे, repel करेंगे. alright, now origin से इनकी position क्या है वो हमें देखना है. this is the position of the Q1. now from the origin the position of Q2 is this much. अब ये because we are discussing about the vector form, तो वेक्टर फॉर्म में क्या रहता है, पोजीशन वेक्टर्स भी रहते हैं. सो जो आपका Q1 चार्ज है उसकी पोजीशन हमें बतानी है फ्रॉम द ओरिजिन. ओरिजिन से Q1 की जो आपकी पोजीशन होगी वो क्या रहेगी. सो फॉर दैट वी नीड टू इंट्रोड्यूस द पोजीशन वेक्टर. क्या आपको लाना पड़ेगा, पोजीशन वेक्टर. ओके सो इसका O से लेके Q1 तक पोजीशन वेक्टर कौन सा रहेगा, इसका रहेगा R1 वेक्टर. दिस इज़ द पोजीशन वेक्टर. और डायरेक्शन भी देख लो, जो ओरिजिन से आउटवर्ड इसकी हमेशा डायरेक्शन जाएगी. यहाँ से भी अगर पोजीशन वेक्टर देख रहे हो, ये पोजीशन वेक्टर जो Q2 का है वो कितना आ जाएगा, R2. और ये वेक्टर, दीज आर द पोजीशन वेक्टर. ओके अब इन्होंने पोजीशन डिफाइन कर ली और हमें इन पोजीशन वेक्टर की डायरेक्शन भी पता है कि आउटवर्ड्स है. ओके इसकी भी पता है कि आउटवर्ड्स है. यहाँ तक हो गया, राइट. अब इसमें क्या हो रहा है, जो Q1 एंड Q2 है आपका, ओके जो Q1 एंड Q2 है यहाँ पर आपका Q1 एंड ये Q2 है. अब यहाँ पर क्या होगा, इनके बीच का डिस्टेंस है सपोज R, इनके बीच का डिस्टेंस है R, राइट. बट ये R जो है, R डिस्प्लेसमेंट वेक्टर दो तरह के होते हैं. एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जिसकी डायरेक्शन Q1 से Q2 जा रही है, दूसरा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जिसकी डायरेक्शन Q2 से Q1 की तरफ जा रही है. तो हम दोनों ही लिखते हैं. एक है आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऐसा, एक आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इस तरह का है, जो यहाँ से Q1 से लेके Q2, जिसमें जब हम Q1 से Q2 डिस्टेंस देख रहे हैं, दैट मीन्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम Q1 टू Q2, तो आपका वो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या कहलाएगा. कहाँ से कहाँ जा रहे हो, 1 से 2 जा रहे हो. ओके 1 से अगर आप 2 पे जा रहे हो तो वो क्या कहलाएगा, 1 2. ओके वो क्या कहलाएगा, 1 2 वेक्टर. और अगर आप 2 से 1 में जा रहे हो तो वो क्या कहलाएगा, R2 1 वेक्टर. ओके तो इसका मतलब ये हो गया पोजीशन वेक्टर. क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में भी आपको वेक्टर क्वांटिटी है, तो डिस्प्लेसमेंट में आपको डायरेक्शन देखनी है कि कहाँ से कहाँ जा रहे हो. तो 1 से 2 जा रहे हो तो यहाँ पर आ जाएंगे, और 2 से 1 जा रहे हो तो ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर यहाँ पर आएगा. नाउ दीज आर टू ऑपोजिट चार्जेस. ऑपोजिट चार्जेस है तो फोर्स कहाँ को लगेगी, आउटवर्ड्स इस तरह से फोर्सेस लगेगी. तो वही फोर्सेस हम यहाँ रिक्रिएट कर रहे हैं कि Q1 जो चार्ज है उस पर जब फोर्स लगी तो वो कहाँ को जाएगी, दिस इज़ द फोर्स. अब ये फोर्स किस पर है, वेक्टर लगाओगे क्योंकि डायरेक्शन भी हम बताएंगे. अब ये जो चार्ज था Q1 उस पर इस चार्ज ने फोर्स लगाई. ओके कैसी फोर्स लगाई, आउटवर्ड. तो उस फोर्स का नाम क्या होगा, किस तरह से लिखना है. जब Q1 चार्ज पर 1 चार्ज पर फोर्स लग रही है तो उसको लिखना है, 1 को पहले लिखना है. वो टर्म पहले आती है जिस पे फोर्स लग रहा होता है. 1 पे फोर्स लगा है तो F1 पहले लिखोगे, किसकी वजह से लग रहा है, ड्यू टू 2, तो आप F12 लिखोगे. F12 का मतलब क्या हो गया, इसका मतलब फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज 2. ओके आए समझ. नाउ यहाँ पर भी आपकी क्या है, यहाँ पर भी आउटवर्ड को फोर्स लग रही होगी Q2 चार्ज में. तो ये वाली जो फोर्स है वो वेक्टर के साथ लिखोगे. ये फोर्स किस पर है, सेकेंड चार्ज के ऊपर फोर्स है ड्यू टू फर्स्ट चार्ज.
ओके इसका मतलब क्या हो गया, जो Q2 चार्ज है उस पर फोर्स लग रही है ड्यू टू Q1 चार्ज, राइट। तो वो फोर्स कैसी होगी, F21। अब आपको ये रीड करना आना चाहिए, F21 लिखा है तो इसका मतलब क्या है, फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू चार्ज 1। और ये हमने फोर्सेस सभी यहाँ पर देख ली। तो यही सेम डायग्राम आपका यहाँ बनाया है। इसमें हमने यहाँ से यहाँ अगर चार्ज Q2 से Q1 में जा रहे हो तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर 2 1 है, क्योंकि 2 से 1 में जा रहे हो, राइट। अगर आप यहाँ Q1 से Q2 में आ रहे हो तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा, 1 से 2 में आए थे तो आपका R12 हो जाएगा। उसी तरह से ये फोर्सेस भी हमने बना दी और ये आपके पोजीशन वेक्टर्स बना दिए, राइट। इस तरह से ये डायग्राम अभी हमारा हो चुका है। चलिए अब थ्योरी देख लेते हैं इसकी क्या है। फोर्स इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। आपको पता है जो फोर्स है अगर वो वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका मैग्नीट्यूड भी होगा और इसका डायरेक्शन भी हमें बतानी होगी। सो वी कैन राइट वेक्टर नोटेशन ऑफ कुलम्स लॉ। बेसिकली वेक्टर नोटेशन कुलम्स लॉ की यहाँ पर लिखनी है। सो उसके लिए हमने क्या किया, लेट Q1 Q2 आर ऑपोजिट चार्जेस। हमने दो Q1 एंड Q2 चार्जेस ले लिए, वो ऑपोजिट है, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। अब ऑपोजिट है तो क्या करेंगे, दे विल रिपेल ईच अदर एंड एक्सर्ट फोर्स ऑपोजिट आउटवर्ड्स। तो वही तो हुआ, जो ये फोर्स आई वो कैसे आई, आउटवर्ड आई, राइट। ये कैसी आई, फोर्स आउटवर्ड आई, एक दूसरे को दोनों चार्जेस रिपेल कर रहे हैं बाहर की तरफ ना। और हमने क्या देखा, ये जो R12 था, R12 था, ये क्या था, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फ्रॉम, जब हम कहाँ से कहाँ जाएंगे, चार्ज 1 से 2 में जाएंगे, राइट। एंड जो R21 था, R21 डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इन द डायरेक्शन फ्रॉम 2 to 1। जब हम सेकेंड चार्ज से 1 चार्ज की तरफ जाएंगे तभी ये 2 1 हमारा कहलाएगा। नाउ दीज आर द पोजीशन वेक्टर। R1 कैप जो था वो क्या था, किसकी पोजीशन बता रहा है, द पोजीशन ऑफ Q1 चार्ज फ्रॉम द ओरिजिन। एंड Q2 की पोजीशन बताने के लिए हमारे पास क्या है, R2 वेक्टर है जो कि ओरिजिन से पोजीशन बता रहा है, राइट। ओके अब ये F21 एंड F12 क्या है, रीड आउट करना आपको आ गया होगा। फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू 1, जो पहले होता है उस पर फोर्स लग रही होती है। जैसे F12 है तो फोर्स ऑन चार्ज Q1 लग रही है, किसकी वजह से, ड्यू टू Q2, राइट। अब इसमें एक और बहुत इंटरेस्टिंग टर्म आती है, वो क्या आती है, यूनिट वेक्टर। ओके जैसे R जनरलाइज्ड फॉर्म में बता रही हूँ, R कैप इज द, क्या है ये, यूनिट वेक्टर। इसका यूज़ हमने क्यों करा, इसका यूज़ हमने इसीलिए करा क्योंकि यूनिट वेक्टर हमेशा आपको डायरेक्शन देता है। ओके यूनिट वेक्टर का यूज़ किस लिए होता है, टू गिव यू द डायरेक्शन। जैसे आर कैप है, सो इन जनरल आर कैप अगर यूनिट वेक्टर है तो वो कैसे ओपन होता है, आर वेक्टर, आर कैप, दिस इज़ नॉट वेक्टर, आर कैप इज इक्वल टू जो आपका आर है उसी का वेक्टर लिखो और डिवाइडेड बाय उसका मैग्नीट्यूड लिखो। तो ये इस तरह से खुलता है और इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो हमेशा इक्वल टू 1 रहता है, तभी इसीलिए इसे यूनिट वेक्टर कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमें आर, मान लीजिए हमें R21 का यूनिट वेक्टर अगर लिखना है तो वो कैसे ओपन अप होगा, उस सेम का वेक्टर फॉर्म लिखो पहले और उसी का मैग्नीट्यूड नीचे लिख लो, उसी का मैग्नीट्यूड आप नीचे लिखोगे। तो इस तरह से खुलता है और यूनिट वेक्टर ऑलवेज गिव्स यू द डायरेक्शन। अंडरस्टूड। चलो ये भी हमें पता चल गया। अभी हम इसे रब करते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट क्या है आपका, ये यही बता रहे हैं आर कैप यूनिट वेक्टर क्या होता है, इस तरह से खुलता है। अगर R21 का यूनिट वेक्टर देखना है तो वो इस तरह से खुलेगा, उसी का वेक्टर और उसी का मॉड्यूलस के फॉर्म में खुलेगा और यूनिट वेक्टर का हमेशा मैग्नीट्यूड 1 होता है। इसी वजह से ओनली ये डायरेक्शन प्रोवाइड करता है, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो यूनिट ही आ गया तो ईजी है डायरेक्शन प्रोवाइड करने के लिए। नाउ वी हैव नेक्स्ट टॉपिक, इसमें हम रिलेशनशिप, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करेंगे। फिर हमने पहले से क्या करा, जो हमारा डायग्राम था हमने वो बना दिया। इसमें दो चार्जेस है Q1 एंड Q2, वैसे ही उनके पोजीशन वेक्टर्स भी हैं, उन पे फोर्सेस जो लग रही है वो भी इनकी डायरेक्शन लिख ली है। एंड जो उनके यूनिट वेक्टर्स है, जैसे कि R21 कहाँ से जाएगा, 2 से 1 में जाएगा और 1 to कहाँ जाएगा, पोजीशन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फ्रॉम 1 to 2 जाएगा। तो हमने क्या किया, यहाँ पर दो हमारे सिनेरियो बन रहे हैं, दो ऑप्शंस बन रहे हैं ट्रायंगल बनाने के। एक ट्रायंगल बनेगा अगर आप डिस्प्लेसमेंट वेक्टर R12 लेते हो तो एक आपका ऑप्शन हो गया ट्रायंगल बनाने का। अगर आप पोजीशन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ये वाला लेते हो, R21 वाला लेते हो, तो आपके पास क्या आ गया, तो आपके पास दूसरा ट्रायंगल आ गया, राइट। तो दो ट्रायंगल है, दोनों में हम क्या करेंगे, वेक्टर एडिशन लॉ लगाएंगे। तो चलो दोनों को बनाते हैं। फर्स्टली हमने क्या करा, यहाँ पर फर्स्टली हमने ट्रायंगल बनाना स्टार्ट करा।
दिस इज़ योर ट्राइंगल नाउ, ओके, ये ट्राइंगल आपका है यहाँ पर, एंड दिस इज़ योर ओरिजिन। सो यहाँ पर भी चेक कर लो, दिस इज़ योर ओरिजिन। आप क्या करोगे, वी नो दैट ये पोजीशन वेक्टर है आपका r1 इस तरफ को डायरेक्शन जा रहा है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर r1, हमने देखा r1 इस तरफ को गया तो हमने यहाँ पर बना दिया, इसका छोटा वर्जन बेसिकली बना रहे हैं। अब ये पोजीशन वेक्टर हमने r12 ले रहे हैं, वो किस तरफ को है, वो नीचे को है डायरेक्शन में, तो हमने उसे नीचे को बनाया। क्या है ये r12 है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, एंड ऑल्सो ये नीचे को है यहाँ पर, राइट, एंड r2 कहाँ को है, r2 यहाँ है, तो r2 आपका कहाँ को गया, r2 इज दिस वन, r2 वेक्टर। नाउ अकॉर्डिंग टू योर ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन आपका क्या होता है, अगर आपके जो वेक्टर्स है वो कॉन्टिन्यूस एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, लाइक दिस, ये वाला वेक्टर इधर को गया, राइट, ये वाला वेक्टर नीचे को गया, राइट, तो आप कैसे लिखोगे, उनका सम करोगे। तो हम सम कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू वेक्टर ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। r1 आपका सेम डायरेक्शन में है, r1 इस डायरेक्शन में है, ओके, उसी के साथ r12 वेक्टर इज इन द सेम डायरेक्शन, सो वी कैन राइट r1 वेक्टर प्लस r12 वेक्टर, इट विल बी इक्वल टू, अब हमने इक्वल क्यों करा, बिकॉज यहाँ पर ये वाला वेक्टर ऊपर को जा रहा है, दिस वेक्टर इज गोइंग डाउनवर्ड्स एंड दीज टू आर इन द सेम डायरेक्शन, राइट। सो नेक्स्ट जो थर्ड वेक्टर है इट इज़ इन ऑपोजिट डायरेक्शन, जो ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा तो हम यहाँ पर r2 उसको इक्वेट करेंगे। सो वो थर्ड जो वेक्टर जो ऑपोजिट डायरेक्शन में है वो कैसे आएगा, r2 वेक्टर यहाँ पर आ जाएगा, ऑलराइट। सो वी हैव दिस रिलेशनशिप, और यहाँ से हम फर्दर इसे r12 वेक्टर कैसे, क्या वैल्यू आएगी, r2 वेक्टर माइनस ऑफ r1 वेक्टर यहाँ पर आ जाएगा, राइट। सो वी हैव दिस रिलेशनशिप, वी हैव गॉट दिस रिलेशनशिप। नाउ नेक्स्ट ट्राइंगल हम ट्राई करते हैं। नेक्स्ट ट्राइंगल में क्या आएगा, अगेन वैसे ही बनाओ, ओरिजिन बनाओ, एंड साथ में ये ट्राइंगल आपका यहाँ पर आ जाएगा, राइट, दिस इज़ योर o। नाउ अब यहाँ पर फिर से देखो, ये वाला ट्राइंगल है तो इसमें r जो 1 है वो इस डायरेक्शन में है, सो हमने क्या किया, r1 जो था आपका वो इस डायरेक्शन में है। अब यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर अब हमने ये वाला लिया है, राइट, r21 लिया है जो कि ऊपर वाली डायरेक्शन में है, ये वाला ट्राइंगल चूज़ करा है, तो आपका जो r21 वेक्टर है, r21 डिस्प्लेसमेंट वेक्टर वो तो ऊपर है, राइट, बट r2 जो है पोजीशन वेक्टर वो इस डायरेक्शन में है, तो हमने फिर से ड्रॉ कर दिया r जो 2 है वेक्टर वो इस डायरेक्शन में। अकॉर्डिंग टू द वेक्टर एडिशन लॉ, जो ट्राइंगल का वेक्टर एडिशन लॉ है उसके अकॉर्डिंग क्या है, सेम डायरेक्शन में कौन से वेक्टर्स है, ये सेम डायरेक्शन में है, ये वाला आपका सेम डायरेक्शन में है, राइट, तो उनका क्या आएगा, समेशन कर सकते हैं। सो आई एम राइटिंग r2 वेक्टर प्लस जो सेम डायरेक्शन में है r21 वेक्टर इज इक्वल टू जो ऑपोजिट डायरेक्शन में है, ये दोनों सेम डायरेक्शन में थे, सेम डायरेक्शन में एक लूप बना रहे, कॉन्टिन्यूस डायरेक्शन में जा रहे हैं, बट यहाँ पर ये क्या आ गया, ऑपोजिट डायरेक्शन में आ गया, तो उसको इक्वेट कर दोगे, r1 वेक्टर आ जाएगा, राइट। सो नाउ दिस r21 वेक्टर, यहाँ से क्या रिलेशनशिप है, r21 इज इक्वल टू r1 वेक्टर माइनस ऑफ r2 वेक्टर। सो यहाँ से ये रिलेशनशिप हमारे पास एस्टेब्लिश हो गया। वही रिलेशनशिप सेम वे इन्होंने भी करा है, फर्स्टली r1 वेक्टर का हमारे पास आया है, फिर r21 वेक्टर हमारे पास आया है, फिर दोनों को इन्होंने क्या करा है, इक्वेट करा है। तो दोनों को इक्वेट करने से हमने देखा अगर r12 ये होता है और r21 ये होता है, तो दैट मीन्स दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, दैट r12 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ r21 वेक्टर, और ये रिलेशनशिप हमें लर्न भी रखना है, ओके। दैट मीन्स आप देख सकते हो जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर दोनों हैं उनका वैल्यूज़ तो सेम है बट डायरेक्शन इसकी डिफरेंट है, माइनस साइन डिनोट्स दी डायरेक्शन। सो वो यहाँ से भी ट्रू है दैट r1 वेक्टर जो है वो आपका नीचे को है, राइट, और r21 वेक्टर है वो ऊपर को है, दैट मीन्स दोनों क्या है, ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो वही आपको बताता है। एंड दिस यू नीड टू लर्न कि हमेशा जो भी आपको अगर ज़रूरत पड़ेगी, एक तो ये लर्न होना चाहिए कि दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, और दूसरा कि दूसरी चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए वो क्या, कि r12 वेक्टर को कैसे ओपन करते हैं, वो हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल आप खोलोगे। फाइनल माइनस इनिशियल मतलब जो पीछे हैं r21 वेक्टर वो पहले लिखोगे माइनस r1 वेक्टर, ये चीज़ सीख लो। और r21 वेक्टर अगर होगा तो कैसे लिखोगे, फाइनल माइनस इनिशियल, यानी कि जो पीछे हैं r1 पहले लिखोगे माइनस आपका r2
वेक्टर बाद में आएगा, राइट। तो आपको ये ओपन अप करने आने चाहिए एंड इसके बीच का रिलेशन पता होना चाहिए। अब हम आते हैं कि एफ जो वेक्टर है, दैट मीन्स जो वेक्टर नोटेशन है फॉर द कूलम्स लॉ, वो क्या आएगी, अब हम उसके नेक्स्ट यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं फाइनली। सो वही डायग्राम है हमारा, वो आप देखोगे तो ये इस डायग्राम में हमारा क्या है, R21 एक्चुअल में क्या है यहाँ पर, ये नहीं है। R21 कहाँ से जा रहा है, 2 to 1 जा रहा है, ओके। और R12 कहाँ से जा रहा है, 1 to 2 नीचे को जा रहा है, राइट। सो हम देखते हैं कि इन ऑर्डर टू कैलकुलेट योर F12 वेक्टर अगर आपको निकालना है तो उसके साथ आपको कोई यूनिट वेक्टर भी चाहिए होगा, क्योंकि यूनिट वेक्टर ही वो चीज़ है जो कि आपको डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं, ओके। मैग्नीट्यूड तो आपने कर लिया था कूलम लॉ से, बट यहाँ पर जब आपको डायरेक्शन प्रोवाइड करनी हुई तो किसकी हेल्प लेनी होगी, यूनिट वेक्टर। अब यहाँ पे देखना है कि किसका यूनिट वेक्टर आप चूज़ करोगे, तो ध्यान आप यहाँ पर लाओगे जो कि आपके पोजीशन वेक्टर्स है दो, R12 और R21 जो दो पोजीशन वेक्टर है, ओके। सो यहाँ पर क्या है, सपोज करिए हम इंटरेस्टेड है F12 वेक्टर की वैल्यू निकालने में, तो इस F12 जो वेक्टर है, ये वाला फोर्स जो है, उसके लिए डायरेक्शन कौन देगा, डायरेक्शन इज गिवन, हमने करा है कि डायरेक्शन इज गिवन बाय यूनिट वेक्टर, तो कोई R यूनिट वेक्टर डायरेक्शन देगा। बट यहाँ पे R भी दो तरह के हैं, एक 1-2 है, एक 2-1 है। कौन इसको डायरेक्शन प्रोवाइड करेगा, इसको वही डायरेक्शन प्रोवाइड करेगा जो कि इसके डायरेक्शन के अलॉन्ग होगा, जो कि सेम इसी की डायरेक्शन में होगा। F12 की डायरेक्शन ये है। अब इन दोनों में से कौन सा इसी की डायरेक्शन में अलाइन है, F12 अगर ये है तो हम देखते हैं कि हमारा R21 भी इसी डायरेक्शन में है। देख लो यहाँ पर F12 की डायरेक्शन ऊपर को है और R21 जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है उसकी डायरेक्शन भी ऊपर को है। दैट मीन्स दीज टू आर इन द सेम डायरेक्शन। अगर ये सेम डायरेक्शन में है सो दैट मीन्स जो डायरेक्शन इसके यूनिट वेक्टर की होगी, जो डायरेक्शन इसके यूनिट वेक्टर की होगी, क्योंकि यूनिट वेक्टर, अब क्वेश्चन आता है हम यूनिट वेक्टर क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि यूनिट वेक्टर ही डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। तो हमने क्या किया, हमने ये बताया कि अगर R21 जो वेक्टर है उसका हम यूनिट वेक्टर लिख लें R21, तो वो जिसकी डायरेक्शन होगी, इसकी जो डायरेक्शन होगी वही तो डायरेक्शन इसकी होगी। क्यों, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में हैं। तो हमने क्या बोला कि अगर F12 की डायरेक्शन हमें चाहिए तो कौन सा यूनिट वेक्टर लेंगे, इसका यूनिट वेक्टर लेंगे। दैट मीन्स हम R21 का यूनिट वेक्टर यूज़ करेंगे। सिमिलरली अगर हम F21 वेक्टर इसकी डायरेक्शन निकालना चाहते हैं तो कोई अगेन यूनिट वेक्टर तो लेना होगा, बट अगेन किसका यूनिट वेक्टर लेना होगा, वो डायरेक्शन से देखेंगे। F21 जा रहा है इस डायरेक्शन में, तो इन दोनों में से कौन सा डायरेक्शन इसके अलोंग है। तो हमने देखा इफ़ F21 इज़ इन दिस डायरेक्शन तो R12 वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में है, राइट। सो दैट मीन्स इसकी डायरेक्शन अगर हमें पता लगानी है तो हम किसका यूज़ कर सकते हैं, इसके यूनिट वेक्टर का यूज़ कर सकते हैं। तो इसका यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, इसका यूनिट वेक्टर होगा R12। तो R12 की जो डायरेक्शन होगी वही डायरेक्शन हमारे फोर्स F21 की भी होगी। दैट मीन्स हमें सेम डायरेक्शन देखनी होती है। तो यानी कि F21 के लिए हम कौन सा यूनिट वेक्टर यूज़ करेंगे, इसका, दैट मीन्स 1-2 का यूनिट वेक्टर। और वैसे भी आपको शॉर्टकट में अगर बहुत कन्फ्यूजन हो रही है ड्यूरिंग योर एग्ज़ाम तो आप ये ऐसे भी देख सकते हो, अगर फोर्स 1-2 है तो यूनिट वेक्टर कौन सा डिस्प्लेसमेंट आप यूनिट वेक्टर लोगे। अगर 1-2 है तो उसका ऑपोजिट ही आता है, मोस्ट ऑफ द केसेस में 2-1 आता है। अगर 2-1 ले रहे हो तो मोस्ट ऑफ द केसेस में 1-2 वाला आपका यूनिट वेक्टर आता है। यहाँ पे नोट करना यूनिट वेक्टर है, वेक्टर नहीं है, राइट। सो यहाँ पे इन्होंने यही लिखा है, यहाँ पर इन्होंने यही स्पेसिफाई करा है दैट as displacement vector R12 is along the force F12। ओके, क्या है यहाँ पर कि आपका जो, हम इस तरह से भी देख सकते हैं कि जो आपका फोर्स 2-1 है उसकी डायरेक्शन और आपके डिस्प्लेसमेंट वेक्टर R12 की डायरेक्शन सेम है। उसी तरह से इसीलिए हम क्या कह सकते हैं, सो द यूनिट वेक्टर ऑफ R12 कैन बी यूज्ड टू प्रोवाइड द डायरेक्शन। इसीलिए इसी को देखते हुए जो R12 का यूनिट वेक्टर है वो यूज़ होगा टू प्रोवाइड द डायरेक्शन। सिमिलरली अगर हम फोर्स देखें F12 वेक्टर तो उसके साथ कौन अलाइन कर रहा है, कौन सा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर अलाइन कर रहा है,
2 1 वाला, इसका ऑपोजिट 2 1 वाला अलाइन कर रहा है, हमने देखा डायग्राम से। सो दैट मीन्स इन दोनों के लिए डायरेक्शन कौन प्रोवाइड करेगी? डायरेक्शन तो हमेशा यूनिट वेक्टर यानी कि कैप वाले प्रोवाइड करते हैं, पर किसका यूनिट वेक्टर? इसका यूनिट वेक्टर। दैट मीन्स R21 यूनिट वेक्टर डायरेक्शन प्रोवाइड करेगा। तो यहाँ पर भी वही लिखा है कि R21 जो आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है इज इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स F12, जो कि हमने डायग्राम से भी कंफर्म करा है। हेंस वेक्टर जो आपका R21 होगा विल प्रोवाइड डायरेक्शन टू फोर्स 1 2, तो वो फोर्स 1 2 के लिए डायरेक्शन प्रोवाइड करेगा। सो अभी समझ आ गया है कि किस फोर्स के लिए कौन सा यूनिट वेक्टर लगना है, कौन सी फोर्स के लिए कौन सा यूनिट वेक्टर लगना है, राइट। सो यहाँ इसके बाद हम कुलम्स लॉ, अभी इसको मैं रब कर देती हूँ। सो इसके बाद अभी हम कुलम्स लॉ यहाँ पर डिराइव करने की कोशिश करते हैं। देखो कुलम्स लॉ में अब क्या आ जाएगा, तो अगर मैं यहाँ पे राइट करूँ फोर्स, अगर हमें फोर्स किसकी निकालनी है 1 2 की, सपोज हमें ये ऊपर वाला F12 वेक्टर निकालना है। सो अकॉर्डिंग टू द कुलम्स लॉ क्या होता है, इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, राइट, ये तो हमें पता है। और Q1 इंटू Q2 का प्रोडक्ट का मॉड्यूलस हमें करना होता है और डिस्टेंस बिटवीन देम। अब देखो डिस्टेंस इज इक्वल टू R, दैट मीन्स तो R हमारे पास दो है, 2 1 वाला है और 1 2 वाला है। तो हम कौन सा चूज़ करेंगे? जो हमने प्री डिसाइड कर लिया है कि F12 के साथ कौन सा R एसोसिएटेड होगा, 2 1 वाला। तो उसी की वजह से जो R यहाँ पर आएगा वो भी वही वाला आएगा। कौन सा आएगा? 1 2 है तो 2 1 आएगा, क्योंकि वो सेम डायरेक्शन में थे, राइट। और नीचे क्या होता है आपको पता है, स्क्वायर होता है। यहाँ तक कुलम्स लॉ था, ओके, यहाँ ततक वही कुलम्स लॉ था, बट इस केस में हमें डायरेक्शन भी चाहिए। डायरेक्शन कौन देगा? डायरेक्शन देगा यूनिट वेक्टर आर कैप। अब F12 के लिए हमें पता है कौन डायरेक्शन देता है, उसका ऑपोजिट 2 1 वाला। तो हम सिंपली यहाँ पर एक्स्ट्रा चीज़ हम क्या लिखने वाले हैं, सिर्फ हम यहाँ पर आर कैप लिखेंगे। किसका? 1 2 है तो क्या आ जाएगा? 2 1 आ जाएगा। अब ये क्यों है? क्योंकि यही वाली चीज़ आपको डायरेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, दैट्स इट। ये वाली चीज़ तो आपने बेसिक कुलम्स लॉ में करी थी, राइट। बस ये वाली जो चीज़ लगाई है यूनिट वेक्टर एक्स्ट्रा, ये जस्ट आपको डायरेक्शन देगी, जस्ट आपको डायरेक्शन देगी। और आर का आपको ख्याल रखना, आर कौन सा चूज़ करोगे? जो इसकी डायरेक्शन में जिसकी डायरेक्शन होगी, जो कौन सा था 2 1 था हमारा, राइट। अब जस्ट ये है कि इसको इलेबोरेट करना है। आपको पता है आर कैप कैसे खोल सकते हो आप? आर कैप अगर 2 1 है तो उसकी वैल्यू क्या आएगी आपकी? उसी का वेक्टर, जैसे 2 1 का वेक्टर डिवाइडेड बाय R 2 1 का स्क्वायर। तो बस यहाँ पे वैल्यू हमें ओपन अप करनी है, बाकी आपका बिल्कुल सेम हो जाएगा। दैट मीन्स F12 जो आपका वेक्टर है इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सेम रिमेन सेम। Q1 एंड Q2 आपका सेम रहेगा मॉड्यूलस में, डिवाइडेड बाय यहाँ पर क्या है आपका R 2 1 एंड देन आपका स्क्वायर है, राइट। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा? R जो वेक्टर कैप है आपका यूनिट वेक्टर, उसको कैसे खोल सकते हो? वेक्टर, उसी का वेक्टर डिवाइडेड बाय उसी का मैग्नीट्यूड, ये वाली वैल्यू खुलेगी, राइट। अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू आपस में क्या हो सकती है आपकी, यहाँ पे क्लब हो सकती है। तो यहाँ पर स्क्वायर था, यहाँ पर 1 है, तो कितना हो जाएगा? क्यूब हो जाएगा। सो हम लिख सकते हैं F12 वेक्टर इट इज़ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाय यहाँ पर कितना आ जाएगा? R 2 1 एंड यहाँ पर मॉड्यूलस एंड यहाँ पर होल क्यूब आ जाएगा। एंड रिमेनिंग ये बच गया, कितना है? R 2 1। नाउ ये क्या है? वेक्टर है, ध्यान से देखो, ये वेक्टर रहा है। सो दिस इज़ द फाइनल फॉर्म, जैसे कि इक्वेशन 1 हम मान लेंगे। तो यहाँ तक हम करते आ गए हैं। इन्होंने भी यही करा है कि R जो 2 1 था उसको इन्होंने यहाँ पर खोल लिया, ओपन अप करा। सो अब क्या हुआ? R 2 1 एंड जो R 2 1 थे वो आपस में क्लब कर जाएंगे, R 2 1 का क्यूब बना देंगे एंड ये R 2 1 वेक्टर रिमेन्स द सेम। और ये फर्स्ट इक्वेशन है। अब क्या कर सकते हो? R 2 1 वेक्टर को और कैसे खोल सकते हो? जस्ट इसकी जगह आप कैसे खोल सकते हो? हमने यहाँ पर सीखा है कि R 2 1 होगा तो फाइनल माइनस इनिशियल, यानी कि इसे R1 माइनस R2 वेक्टर भी ओपन अप कर सकते हो। जस्ट एक और स्टेप है कि इसकी जगह ये वाली वैल्यू आप पुट कर दो। तो इन्होंने क्या किया? इसकी जगह इसे खोल के लिख दिया। सो नाउ दिस इज़ द फाइनल वेक्टर फॉर्म ऑफ कुलम्स लॉ। तो 1 2 के लिए क्या है? अगर आपको ऐसे देखना 1 2 आएगा तो R कौन सा लोगे आप? 2 1 वाला लोगे, ओके। ये वाला देख लो चाहे। अगर F12 आएगा तो R कौन सा लोगे? उसका ऑपोजिट R 2 1 लोगे, क्योंकि वो दोनों सेम डायरेक्शन में है। और यहाँ पर स्क्वायर होता था, बट यहाँ पर क्या आ गया? अब क्यूब आ गया, और साथ ही साथ यहाँ पर R
वेक्टर आ गया। वेक्टर और देखो एक एक्सप्रेशन ये है इसका, एक एक्सप्रेशन सबसे बेसिक था, इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना। क्यूब तब आएगा नीचे अगर आप यहाँ पर आर वेक्टर ले रहे हो, और यहाँ पर स्क्वायर ही रहेगा अगर आप यहाँ पे आर यूनिट वेक्टर ले रहे हो, आर कैप ले रहे हो, राइट। तो ये है आपका लास्ट में वेक्टर वेक्टर एक्सप्रेशन फॉर दी कूलम्स लॉ, वेक्टर कूलम्स लॉ। सो सिमिलरली अगर मान लीजिए ये आपका, वैसे आप ट्राई करके देखो, F21 का अगर एक्सप्रेशन निकालना तो क्या करोगे। F12 के रिगार्डिंग क्या था, F21 के साथ आपका कौन सा था, F21 के साथ आपका R12 था, राइट। तो यहाँ पर हर एक्सप्रेशन में F21 के आपका क्या हो जाएगा, उसका ऑपोजिट, 21 का ऑपोजिट क्या है, R12 है। तो वही सेम एक्सप्रेशन है, सेम आप डिराइव कर सकते हो। हमने जस्ट ये जो एक्सप्रेशन था उसकी जगह अगर यहाँ पर 21 आ जाएगा तो यहाँ पर क्या आएगा, 12 आएगा। यहाँ पे हमने 12 का क्यूब लिख लिया, और यहाँ पर R में जो वेक्टर है वो कितना आ गया, 12 आ गया, राइट। उसी को R12 को आप कैसे और खोल सकते हो, अगर आपके पास R12 डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है तो फाइनल माइनस इनिशियल खुलता है R2 माइनस ऑफ R1, ये एक्सप्रेशन भी आप लिख सकते हो, राइट। सो नाउ दीज आर टू, फर्स्ट ये, सेकंड ये, दोनों फोर्सेस के लिए आपके वेक्टर फॉर्म्स कूलम्स लॉ के निकल चुके हैं। और F21 का मतलब क्या होगा कि फोर्स ऑन चार्ज टू ड्यू टू चार्ज 1। तो ये दोनों एक्सप्रेशन अभी आपके पास निकल चुके हैं। नाउ वी हैव दीज टू एक्सप्रेशंस ऑफ कूलम्स लॉ, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ, जिसमें कि फोर्स जो F12 दैट मीन्स जो कि चार्ज 1 पर लग रही थी ड्यू टू 2, वो भी हमें फाइंड आउट हो चुकी है। तो एक्चुअल में इसमें क्या होता है, अगर फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू 2 है तो यहाँ पर क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट पे 2 1 आएगा, और साथ में यहाँ पे क्यूब आ जाता है। जो बेसिक है उसमें यहाँ पर स्क्वायर होता है, बट साथ ही साथ यहाँ पर आर वेक्टर आएगा, सिंपल आर वेक्टर आएगा, नॉट द आर कैप। दिस इज द सिंपल वेक्टर। ओके, अगर 2 1 होगा तो यहाँ पर 1 2 एंड 1 2 होगा। दीज आर द टू एक्सप्रेशंस। सो नाउ ऑल्सो एक और चीज़ हम देखते हैं कि अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें, अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो हमें पता है कि R12 जो है वो किसके इक्वल होगा, वो माइनस ऑफ R21 का होता है, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट होती है। अगर हम एक चीज़ करें कि R12 की वैल्यू यहाँ से पुट कर ले, क्या, R माइनस ऑफ R21 अगर पुट कर ले इसमें, तो ये क्या बन जाएगी, तो हमने वही करा, इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी, तो यहाँ पर ये वाली वैल्यू पुट कर दी। अब आप देखो माइनस साइन को छोड़कर ये वाली पूरी चीज़ आपकी क्या बन चुकी है, ये वाली पूरी चीज़ आपकी F12 बन चुकी है। दैट मीन्स आपका यहाँ पर माइनस पहले से था और पूरी की पूरी माइनस को छोड़ के पूरा एक्सप्रेशन आपका बन चुका है 1 2। सो दैट मीन्स हमने यहाँ से देखा ये वाली वैल्यू पुट करके, दैट जो फोर्स आ रही है, फोर्स 1 2, 1 पर लगने वाली फोर्स ड्यू टू 2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ फोर्स ऑन सेकेंड पार्टिकल ड्यू टू 1 पार्टिकल, फर्स्ट पार्टिकल। सो दैट मीन्स जो भी ये फोर्सेस लग रही है, जो भी हम बात कर रहे हैं, ये अगर रिपल्सिव फोर्सेस है या फिर अट्रैक्टिव फोर्सेस है, ये आपस में कैसी होती है, माइनस साइन इंडिकेट्स द ऑपोजिट नेचर, माइनस साइन इंडिकेट्स दी ऑपोजिट नेचर। दैट मीन्स जो फोर्सेस होती है वो हमेशा इक्वल मैग्नीट्यूड की होगी, क्योंकि देखो बाकी चीज़ें तो इक्वल है, इक्वल मैग्नीट्यूड की होगी बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन होगी। जैसे कि अगर रिपल्सिव फोर्सेस भी है तो वो इक्वल मैग्नीट्यूड की होगी बट ऑपोजिट डायरेक्शन की होगी। अगर वो अट्रैक्टिव फोर्सेस भी हुई अनलाइक चार्जेस में, तो वो कैसी होगी, है तो ऑपोजिट, है ना, आपस में तो ऑपोजिट नेचर की है बट कैसी होगी, सेम मैग्नीट्यूड की होगी। तो ये यहाँ पे ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट आपका एक्सप्रेशन है। सो दैट मीन्स दिस एक्सप्रेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क इट इम्पॉर्टेंट, ये इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर। Now that means forces acting are same in magnitude but opposite in direction, ये आपको याद रखना है। That means इससे हमने देखा that Coulomb's law agree with the Newton's third law। Newton's third law क्या बताता था, to every action there is equal and opposite reaction। तो equal है but opposite reaction आपकी हो रही है, जो forces भी लग रही है वो equal magnitude की लग रही है एक दूसरे पर, ओके, बट कैसी लग रही है, ऑपोजिट नेचर की लग रही है। और ये वाला जो आपका प्रॉपर्टी है नेक्स्ट हम करेंगे, नेक्स्ट हम आपके कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कूलम्स फोर्स करेंगे, उसमें भी ये आएगा कि जो आपकी कोलम्बियन जो फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, वो कैसी होती है, वो अग्री करती है विद द न्यूटन्स थर्ड लॉ, वो ऑपोजिट नेचर की होती है, इक्वल मैग्नीट्यूड की होती है। ऑलराइट, सो नाउ ऑल्सो अंडरस्टैंड दैट
कूलम लॉ गिव्स द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस Q1 एंड Q2 इन वैक्यूम। जो भी अभी ये बात कर रहे हैं वो हम वैक्यूम में बात कर रहे हैं। इफ़ चार्जेस आर प्लेस्ड इन मैटर और इन एन इंटरवेनिंग स्पेस, सपोज इन चार्जेस को हम किसी इंटरवेनिंग स्पेस या फिर किसी मैटर में रख देते हैं, तो जो कूलम फोर्स का एक्सप्रेशन आएगा वो टोटली डिफरेंट आएगा। ऐसे क्यों? बिकॉज अब हमारे पास यहाँ पर बीच में इंटरवेनिंग पार्टिकल्स हो गए। ओके अभी तो वैक्यूम में कोई अदर इंटरफेयरिंग पार्टिकल नहीं थे, बट अगर मीडियम लोगे तो इंटरवेनिंग पार्टिकल हो गए, तो सिचुएशन विल गेट कॉम्प्लिकेटेड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ चार्ज पार्टिकल ऑफ मैटर। तो जो कूलम लॉ का आपका एक्सप्रेशन है वो ये नहीं रहेगा, वो डिफरेंट हो जाएगा। सो यहाँ तक हमने क्या करा, अभी वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम लॉ हमने कर लिया, जिसके लिए फाइनल जो रिजल्ट है वो ये दो एक्सप्रेशंस हैं, दोनों में फोर्सेस है, दोनों फोर्सेस के आपस में रिलेशनशिप है। ऑलराइट, थैंक यू सो मच।